सभी को नमस्कार। मैं शोभित विश्वविद्यालय गंगोह जिला सहारनपुर की ओर से आप सभी दर्शकों और आज के मुख्य वार्ताकार श्रीमान राजीव उपाध्याय यायावर जी का स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय हमारी विरासत हमारा गौरव। विरासत एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमें लगता है कि हम अपने स्वर्णिम अतीत की ओर जा रहे हैं। तो आज का ये संवाद कार्यक्रम हमारी विरासत हमारा गौरव हम सभी को विरासत के नए मायने सिखाने समझाने में सफल रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। और इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हम जान सकेंगे कि शोभित विश्वविद्यालय गंगोह का यूनिवर्सिटी हेरिटेज रिसर्च सेंटर किस तरह का काम कर रहा है और राष्ट्र निर्माण में अपना किस तरह का योगदान दे रहा है। साथियों, मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे यूनिवर्सिटी रिसर्च हेरिटेज सेंटर ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में बहुत ही स्वर्णिम कार्य किए हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से राजीव जी हम सबको बताएंगे कि ये केंद्र किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कार्य कर रहा है। साथियों, विरासत जो शब्द है या विरासत के जो मायने हैं वो पशु नहीं समझ सकते। हम मनुष्य ही हैं जो अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर विरासत का संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं। केवल और केवल ईश्वर ने हम सभी मनुष्यों को ये गुण दिया है, तो हम सबका दायित्व बन जाता है कि हम विरासत को अपनी समझें, उसका संरक्षण करें और संवर्धन करें। मैं रामावतार त्यागी जी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से आज के मुख्य वार्ताकार श्रीमान राजीव उपाध्याय यायावर जी का परिचय आपसे कराना चाहूंगा। दुनिया में कोई अधिक देश से बड़ा नहीं, दुनिया में कोई अधिक देश से बड़ा नहीं, धरती पुरखों की पुण्य धरोहर होती है। धरती पुरखों की पुण्य धरोहर होती है, रहता हो चाहे कहीं नहीं अंतर आता। रहता हो चाहे कहीं नहीं अंतर आता, हर व्यक्ति उसी माता का सच्चा मोती है। हर व्यक्ति उसी माला का सच्चा मोती है। तो मैं आज ऐसे ही एक सच्चे मोती श्रीमान राजीव उपाध्याय यायावर जी का आपसे परिचय कराना चाहूंगा। वर्तमान में श्रीमान राजीव उपाध्याय यायावर जी शोभित यूनिवर्सिटी गंगोह के यूनिवर्सिटी हेरिटेज रिसर्च सेंटर के कोऑर्डिनेटर के पद पर आसीन हैं। श्रीमान राजीव उपाध्याय यायावर जी ने लगभग 12 वर्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए हैं। एक लंबा अनुभव उन्हें पत्रकारिता के जीवन का है। साथ में श्रीमान आप एक अच्छे लेखक, रंगकर्मी, कलाकर्मी, साथ ही साथ एक उभरते हुए कलाकार और इतिहासकार हैं। आपने न केवल सहारनपुर के इतिहास को पूरे देश के पटल पर सामने रखा है, बल्कि आप आसपास के इतिहास को भी संजोने का, संवारने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। राजीव उपाध्याय यायावर जी की कुछ पुस्तकें पब्लिक के बीच में हैं। उनमें से एक सहारनपुर के सांस्कृतिक पर्यटन पर आधारित पुस्तक सहारनपुर दर्शन प्रकाशित हो चुकी है। सहारनपुर जनपद के ऐतिहासिक जलाशयों पर आधारित पुस्तक अपनी धरोहर का प्रकाशन हो चुका है। स्वतंत्रता सेनानी देवी प्रकाश आर्य के जीवन पर आधारित पुस्तक कीर्ति घटक का इन्होंने सफलतापूर्वक संपादन किया है। श्रीमान आपको मोक्षायतन इंटरनेशनल योगाश्रम की ओर से सन 2011 में सरस्वती संजय दृष्टि सम्मान आपको मिल चुका है। आप सभी की इन उपलब्धियों के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, और मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करना चाहूंगा। और इस संवाद कार्यक्रम को मैं एक प्रश्न के साथ प्रारंभ करना चाहूंगा। आज जबकि सभी हम इस टेक्नोलॉजी के युग में बहुत कुछ नया और अलग करने की सोचते हैं, आपने इस युग में, इस दौर में विरासत जैसे शब्द, धरोहर, संस्कृति और इतिहास जैसे विषय को क्यों चुना? श्रीमान राजीव उपाध्याय यायावर जी। धन्यवाद। और जितने भी हमारे दर्शक विरासत से प्रेम करने वाले लोग जुड़े हैं, सभी का सादर नमस्कार। प्रिय प्रशांत जी, ये क्षेत्र क्यों चुना, विरासत का क्षेत्र या इतिहास का क्षेत्र? इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा रहे मेरे पिताजी आदरणीय श्री अतर सिंह शास्त्री जी। उन्होंने हमेशा से मुझे कहा कि जो हमारा इतिहास है ये विदेशियों ने लिखा है, बेटा अपनी विरासत को सजाना चाहिए, अपने इतिहास को संकलित करना चाहिए। और
जो उनका संग्रह था, उन्होंने पुस्तकों का संग्रह किया था, उन्होंने सिक्कों का संग्रह किया था, उन्होंने बहुत सारे पत्रों का संग्रह किया हुआ था। तो वो सब चीजें प्रेरणा बनी। मैं उन्हें बचपन से देखता और प्रेरणा लेता कि मुझे ऐसा करना चाहिए। बस ऐसी ही जी पीड़ा जो विरासत को देखते हुए, जो बिखरी हुई विरासत थी, उसको देखते हुए मन में आई और फिर मैंने वही अध्ययन करने शुरू किए। फिर जैसे ही मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में अवसर मिला, तो मैंने अमर उजाला समाचार पत्र के माध्यम से, जनवाणी के माध्यम से, हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक मुहिम को आगे बढ़ाया। उसे बहुत सारे युवाओं को जोड़ा, उस पर आलेख लिखे, जी उस पर संवाद किए और फिर 10 साल वहां बिताने के बाद, 10 से 12 साल पत्रकारिता में सक्रिय पत्रकारिता के साथ बिताने के बाद मैं जुड़ा शोभित विश्वविद्यालय परिवार से और पिछले 5 सालों से जी हम विरासत हेरिटेज सेंटर के माध्यम से इस सांस्कृतिक, साहित्यिक, पुरातात्विक इस विरासत यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और हम इसमें लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ विश्वविद्यालय के चांसलर श्री कुंवर शेखर विजेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे एक नई प्रेरणा दी, नई तरीके से काम करने का दृष्टिकोण दिया और इस यात्रा को हमने यहाँ से शुरू किया। बस यही एक प्रेरणा की जो पीछे यही है। जी, अति उत्तम। आपने अपने पिताश्री से प्रेरणा लेकर इस क्षेत्र में कदम रखा और आपकी इस यात्रा में शोभित विश्वविद्यालय गंगो एक ऐसा पड़ाव बनकर सामने आया जिसने आपके इन सारे कार्यों को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में विश्वविद्यालय सफल रहा है और शायद आपके इन कार्यों की बदौलत ही विश्वविद्यालय और आप दोनों ही राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे सकेंगे। आज इस संवाद कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हमारे जो युवा वर्ग है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, आज हमें लगता है कि इतिहास, धरोहर और इस तरह के जो विषय हैं वो गैर जरूरी से हैं। लेकिन हम समझते हैं, हमारा विश्वविद्यालय समझता है कि यही सही मायनों में सच्ची शिक्षा है। तो आज इस संवाद के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि विरासत है क्या। आज युवा वर्ग को इस शब्द को सही मायनों में समझने की जरूरत है और विरासत के मायने क्या है। तो आपसे अच्छा इसके लिए और कोई शायद नहीं हो सकता समझाने के लिए कि विरासत क्या है और विरासत के मायने क्या है। श्रीमान राजीव जी। जी सर, हम कुछ स्लाइड के माध्यम से यूनिवर्सिटी हेरिटेज के जो कार्यक्रम है, इनके माध्यम समझेंगे हमने कैसी यात्रा शुरू की और युवा इससे हमें कैसे जुड़े हमारे साथ में। देखिए, जी ये हमारा आपके साथ में सामने जो स्लाइड है, हमारी विरासत हमारा गौरव, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि हमने इस यात्रा को युवाओं के बीच में कैसे ले गए और उस यात्रा से उन्होंने क्या प्रेरणा ली। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए विरासत के क्या मायने हैं। विरासत दो प्रकार की होती है, बड़ा व्यापक शब्द है विरासत। अमूर्त विरासत और मूर्त विरासत। तो अमूर्त विरासत जो हमारी है, उसमें आती है हमारी लोक भाषा, लोक परंपराएं, लोक गीत, लोक कहावतें, लोक मान्यताएं। तो आवश्यकता इस बात की है कि विरासत के इस मायने को भी समझा जाए और इनको संजोया जाए। हम अपनी लोक भाषा को संजोएं, हम लोक परंपरा को संजोएं, हम लोक गीतों को तलाशें, हम लोक कहावतों पे काम करें, हम लोक मान्यताओं को समझें। तो ये सच्ची विरासत होगी। जब हम दूसरों को देखते हैं कि इन्होंने विरासत को संजोया है, आज हम देखते हैं कि पंजाबी जो कल्चर है, तो वो भोजपुरी जो गीत है वो हमारे सामने आते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ की कोई भी भाषा वो रूप नहीं ले सकी है। तो इस अमूर्त विरासत पे भी काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। देखिए, मूर्त विरासत, मूर्त कैसी होती है? स्थापत्य, मूर्ति कला, प्राचीन टीले, भित्ति चित्र, प्राकृतिक जो दृश्य होते हैं वो सब, ये सब मूर्त हैं। इनके भी संरक्षण, संवर्धन, इनको भी सजाने, संवारने और बचाने की आवश्यकता है, ताकि हम भावी पीढ़ी को कुछ सौंप सके। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, विरासत यूनिवर्सिटी हेरिटेज सेंटर के कार्य और उद्देश्य क्या है। हम जो चीजें करते हैं, जैसे हम प्रदर्शनियां हमारी विरासत सेंटर कर रहा है, हम यात्राएं करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं लोक कला सांझी को प्रोत्साहन। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कला है सांझी। सांझी नवरात्र जो आने जी वाले हैं, इनमें ये सांझी दीवारों पे लगती है गोबर के साथ। लेकिन दुर्भाग्य से हमने इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया है। आज हम देखते हैं कि क्षेत्रीय लोक कला मधुबनी और दूसरी लोक कलाएं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जी अपना स्थान बना चुकी है,
लेकिन ये हमारी जी हाँ। सांझी लोक कला आज भी ग्रामीण अंचल में कहीं लुप्त होने में पड़ी हुई है। तो इस लोक कला सांझी को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जो विरासत यूनिवर्सिटी हेरिटेज सेंटर जो शोभित विश्वविद्यालय में स्थापित है, तो हम इस सांझी के माध्यम से हम प्रोत्साहन युवाओं के बीच में कर रहे हैं और हर साल हम एक प्रतियोगिता कराते हैं, सांझी प्रतियोगिता, और हम क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। युवा जो बालिकाएं हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ये भी सांझी देखिए आप, सांझी देखिए पूरी दीवार पर सांझी बनी है। पहला चित्र आप देखते हैं कि पूरी दीवार लगभग 6-7 फीट तक ये सांझी का निर्माण किया गया है। सांझी बनी हुई है, साथ में तोते हैं, टिकड़ी है और बहुत सारे एक वृक्ष बना हुआ है। तो ये 3 सांझियों से आप देख सकते हैं कि हमारी ये लोक कला कितनी महत्वपूर्ण है, जिसको बचाया और बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे भित्ति चित्रों को लेकर कार्य है। तो विरासत के माध्यम से हमने भित्ति चित्रों पे काम किया, मंदिरों की दीवारों पर और हवेलियों की दीवारों पर ऐसे भित्ति चित्रों की हमने तलाश की जो लुप्त होने के कगार पे थे। उनका संरक्षण हम नहीं कर सकते थे, तो हमने फोटोग्राफी की। लगभग विरासत यूनिवर्सिटी हेरिटेज सेंटर के पास में सिर्फ सहारनपुर जनपद के 20,000 भित्ति चित्रों के फोटोग्राफ्स हैं। हमने उन लोगों को प्रोत्साहित किया जो मंदिरों में रहते थे, जो उन हवेलियों से जुड़े हुए थे, कि इनको बचाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण कला है। दीवारों पे पूरी कहानियां अंकित है। पहला चित्र जो देख रहे हैं आप, ये उद्धव का चित्र है, जो श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के बीच गए थे। दूसरे में श्री कृष्ण बने हुए हैं, बड़े सुंदर है, दीवार पर बड़े ऊंचे बने हुए थे और बिल्कुल प्राकृतिक रंगों से ये बनाए गए थे। तीसरा जो चित्र है, एक नायिका है जो एक तोते से बात कर रही है अपने मन की। तो ऐसी जो कथाएं हैं, बड़ी सुंदर कथाएं हैं जो मंदिरों पर और हवेलियों पर चित्रित है, इनको बचाया जाना जरूरी है और विरासत ये काम कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, भित्ति चित्र, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। पहला ये चित्र है, पशु पक्षियों से प्रेम को दिखाता है, पहला चित्र। दूसरा भी ये दिखाता है। तीसरा भी तोते से वार्ता में है। आप अगर पद्मावत देखेंगे जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, तो उसमें सारी बातें तोते के साथ है। तो ये कथाएं हमारी दीवारों पर चित्रित हैं, इनको संजोया संवारा जाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, भित्ति चित्र, ये पहले वाला चित्र बिल्कुल मंदिर के शीर्ष पर है। सहारनपुर में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, कोटा एक गांव है, वहां पे एक मंदिर है, तो उसकी पूरी एक छत है जिस पर 1, 2, 3, 4 और ये 8 चित्र बने हुए हैं चारों तरफ। बिल्कुल आप जमीन पर लेटकर इन चित्रों का आनंद ले सकते हैं वहां पर। दूसरा चित्र एक हाथी का है, जो वास्तव में एक हाथी नहीं है, उसमें 9 महिलाएं बनी हुई हैं। महिलाओं से ही वो सूंड बने हैं, पांव बने हैं, उसके दांत बने हैं, बड़ा खूबसूरत चित्र है। तो ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जिनको लेकर विरासत काम कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, प्राचीन धरोहरों की तलाश। हम ऐसी धरोहर तलाश कर रहे हैं जो संरक्षण जिनका नहीं हुआ, उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। और ये देखिए, एक खंडर है, एक मस्जिद आपको पीछे दिखाई देगी। दुर्भाग्य से वो मस्जिद बारिश में ढह गई थी कुछ उसका हिस्सा, लेकिन हम इनके चित्र हमारे पास आज भी संकलित हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये देखिए, प्राचीन धरोहरों की तलाश। ये पहला मंदिर सहारनपुर के एक प्राचीन गांव बरसी गांव का एक मंदिर है, बरसी महादेव। ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। दूसरा मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। इनको इनकी फोटोग्राफी, इनके प्रचार प्रसार का काम भी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सहारनपुर चित्र प्रदर्शनी। समय समय से विद्यालयों में और पुस्तक मेलों में हम सहारनपुर चित्र प्रदर्शनी करते हैं। जो जिस क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय है, तो उस क्षेत्र के चित्र विद्यार्थी जाने, युवा पीढ़ी जाने। ये चित्र प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, बहुत सारे चित्र यहाँ लगे हैं। सहारनपुर के सभी हिस्सों के विद्यार्थी उसका अवलोकन कर रहे हैं। यह भी हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, आप चित्र प्रदर्शनी में बच्चे कितने रुचि से अपनी चीजों को देख रहे हैं कि हमारी विरासत है, ये हमारा गौरव है और हम इस पर गर्व कर सकते हैं और हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। लेखनी से प्रयास किया है, सांझी विरासत बचाने को आगे आए युवा, तो युवाओं को जोड़ा है, क्या कुछ चीजें लिखी हैं, तो वो लेखनी के माध्यम से विरासत काम कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व पर पुस्तक लेखन। हमारा सहारनपुर, सहारनपुर दर्शन और अपनी धरोहर, ये 3 पुस्तकें भी यहाँ पर आई हैं। जी प्रशांत जी, आप जी धन्यवाद। और आपने अपने मैं तो मोहित हो गया आपके इतने सारे भित्ति चित्रों को देखकर, और लगभग 20,000 भित्ति चित्रों का आपने जिक्र किया। इसका मतलब है कि हमारे चारों तरफ
सहारनपुर जनपद में ही इतना सारा विस्तार है विरासत का, इसे संजोने की, संरक्षण की आवश्यकता है। और ना केवल सहारनपुर, बल्कि हम सहारनपुर के आसपास के जो जनपद हैं, इसे विस्तार के साथ अगर देखें तो यही सारा कार्य हमें पूरे राष्ट्र के निर्माण की ओर भी ले चलता है। राजीव जी, ये जो आपका कार्य है, आपने इसे व्यक्तिगत रूप से प्रारंभ किया। फोटोग्राफी का आपका जो रुचि रही है, एक अच्छे फोटोग्राफर होने ने भी आपको इस कार्य में आपकी बड़ी मदद की होगी। आप जब विश्वविद्यालय के विरासत केंद्र के साथ जुड़े और समन्वयक के रूप में जब आज आप कार्य कर रहे हैं, तो आज हम जानना चाहेंगे कि इस विरासत केंद्र के उद्देश्य क्या हैं और किस तरह से ये कार्य कर रहा है, युवाओं के बीच आप इसे कैसे लेके जा रहे हैं। ये सारे कार्य जो आपने अभी एक स्लाइड के माध्यम से हम सब तक पहुंचाए हैं, इसको लेके विरासत केंद्र की क्या अपनी योजनाएं हैं, क्या कार्यशैली है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा राजीव जी। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड से हम देखेंगे, हम इस प्रश्न का उत्तर स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। समाचार को बनाया हथियार। हमने युवाओं के बीच इस बात को अपनी पहुंचाने के लिए, समाज के बीच में संदेश को पहुंचाने के लिए समाचार को हथियार बनाया। जैसे आप पहले देखेंगे, खाक न हो जाए धरोहर, ये समाचार आपके सामने है। दूसरी है संरक्षित होगा सरसावा का सिंधुकालीन टीला। तो ऐसे में जो पहली खबर है, ये पहली आवाज है। दूसरा जो खबर है, ये उसका आवाज का परिणाम है। नेक्स्ट स्लाइड। धरोहर को बचाने का प्रयास। ये जो पहला आप समाचार देख रहे हैं, स्टोन क्रशर के पंजे में शाहजहां की विरासत। सहारनपुर में एक शाहजहां की शिकारगाह है, वहां स्टोन क्रशर पहुंच चुके थे। समाचार पत्र के माध्यम से ये आवाज उठाई और फिर क्या हुआ, महफूज हुई शाहजहां की विरासत। फिर वो महफूज हुई, पुरातत्व विभाग ने उसे देखा, पैसा खर्च किया और वहां एक परिचर की नियुक्ति भी वहां हुई। तो ये एक विरासत है जो काम कर रहा है अपने समाज के बीच में। नेक्स्ट स्लाइड। टीले के नीचे निकल सकता है इतिहास। आवाज लगाते रहिए। आवाज लगाना बड़ा जरूरी है। आवाज हम नहीं लगाएंगे तो समाज सुनेगा नहीं, समाज नहीं सुनेगा, शासन नहीं सुनेगा, प्रशासन नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आवाज हम लगाते हैं अखबार के माध्यम से या और आज सोशल मीडिया पे जो माध्यम है, तो लोग उसे दुनिया सुनेगी, और सुनेगी तो बेहतर काम होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आवाज लगाते रहिए में ये मुहिम चलाते रहे हम, तो ये समाचार पत्रों में छपी चीजें। नेक्स्ट स्लाइड। युवाओं के बीच बीजारोपण आवश्यक। युवाओं के बीच में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके पाठ्यक्रम में कहीं ये नहीं है कि अपने सहारनपुर या अपने जनपद, अपने जौनपुर, अपने आगरा या अपनी जो भी उसके आसपास जो उसका छोटा सा शहर है, उसके विषय में जाने। विडंबना यही है। लेकिन आवश्यकता क्या है कि युवाओं के बीच में बीजारोपण किया जाए। जो जिस भी जनपद का व्यक्ति है, जिसके मन में ये इच्छा है कि वो जनपद से अपने प्रेम करता है, तो उनके बीच में बीजारोपण किया जा सकता है। सारे विषयों पे नहीं, किसी भी विषय में वो जो कला है, संस्कृति जुड़ा हुआ है, पुरातत्व से, इतिहास या विरासत से, उसमें काम किया जा सकता है। तो हम युवाओं के बीच में जाते हैं, उनको अपनी विरासत से परिचित कराते हैं, तो वो देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि बचनी चाहिए। तो हम बीजारोपण कर रहे हैं, तो आशा है कि भविष्य में ये वृक्ष बनेगा और फिर हमारे जैसे हजारों प्रशांत, हजारों राजीव सामने होंगे और समाज में चीजें बच सकेगी। नेक्स्ट स्लाइड। युवाओं के बीच में देखिए बीजारोपण, तो जगह जगह हम विरासतों के बीच में अपने युवाओं को, अपने बच्चों को ले जाते हैं ताकि वो समझें, वो जाने और भविष्य में अपनी विरासत के लिए खड़े हो सके। नेक्स्ट स्लाइड। विरासत संवाद हम करते हैं, हम स्कूल में जाते हैं तो बात करते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास जो है वो बेहतर है। हमारे पास जो घर से मिली विरासत है, गांव की गलियां विरासत है, मोहल्ले की सड़कें विरासत है, या प्राचीन खंडहर विरासत है। तो बच्चों के साथ बात करते हैं, उनसे प्रश्नोत्तर करते हैं, तो विरासत संवाद करते हैं हम लोगों के साथ में। नेक्स्ट। विरासत यात्राएं, तो नियमित चलती रहती है विरासत यात्राएं। तो विरासत हेरिटेज सेंटर लगातार विरासत यात्राएं कराता है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो अपने क्षेत्रों में ऐसी छोटी छोटी यात्राएं अपने बच्चों को, दुनिया दूसरे बच्चों को नहीं ले जा सकते तो अपने घर के जो बालक हैं उनको कहीं ना कहीं विरासत पे ले जाएं, जो बिल्कुल आपके निकट, उसे दिखाएं कि हमारे प्राचीन धरोहर है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रत्येक ये अभी इस पे बात करेंगे।
तो प्रशांत जी मैं आपको सौंपता हूँ। जी धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर प्रयास किए हैं। और यूनिवर्सिटी हेरिटेज रिसर्च सेंटर विरासत शोभित यूनिवर्सिटी गंगोह में जो चल रहा है, वो इस तरह के कार्य कर रहा है, ये जानकर बड़ा सुखद लगता है। और ये जानना और भी अच्छा है कि आप इस यात्रा को युवाओं के बीच लेके जाते हैं। ये जानना बड़ा अच्छा है, बड़ा सुखद है कि इस तरह की यात्राएं आप बच्चों के साथ करते हैं। आप स्कूल कॉलेजेस को कवर करते हैं और साथ में आपने उस तरह के जो हमारे ऐतिहासिक महत्व के स्थल है उनको संरक्षित करने का कार्य भी किया है। एक पत्रकार के रूप में भी आपने आवाज उठाई और साथ में उसका असर भी देखने में आया है। तो बहुत बहुत आपको साधुवाद कि आप इस तरह का एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय का ये यूनिवर्सिटी हेरिटेज रिसर्च सेंटर नित्य नए कीर्तिमान गढ़ता रहेगा। राजीव जी, इस संवाद की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो प्रश्न मेरे मन में आ रहा है वह यह है कि व्यक्तिगत रूप से जो जागरूक हैं वो तो अपनी संस्कृति को, विरासत को संजोने का कार्य करते ही हैं, लेकिन जिस तरह का हमारी जीवन शैली है, जिस तरह का हमारा समाज है, या जिस तरीके से समाज में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, विरासतों को नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे में बिना युवाओं को जोड़े और उन युवाओं को जो विश्वविद्यालय का हिस्सा है, कॉलेजेस का हिस्सा है, स्कूल का हिस्सा है, हमारा भविष्य है, या फिर वो युवा, वो वर्ग जो किसी व्यवसाय से जुड़ा है, कहीं किसी भी काम से जुड़ा हुआ है, तो एक विश्वविद्यालय का ये केंद्र विरासत किस तरह से युवाओं के बीच जाएगा या जा रहा है, युवाओं को जोड़ने की हमारी क्या योजनाएं हैं, और कैसे हम एक अलग जगा सकते हैं कि कम से कम हर एक कस्बे में, हर एक गांव में राजीव जैसा एक व्यक्तित्व हो जो कि अपनी विरासत को, धरोहर को बचाने के लिए लगा हुआ हो। राजीव जी। सर आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और युवाओं की इस क्षेत्र को बहुत आवश्यकता है। सबसे बड़ा जी दुर्भाग्य है कि हमारे पाठ्यक्रम में हमारी क्षेत्रीय, हमारी जनपदीय संस्कृति और इतिहास की कहीं चर्चा नहीं होती। इसका जी जी दुष्परिणाम क्या होता है कि युवा रोजगार परक शिक्षा मांगता है या हम उसे रोजगार परक शिक्षा ही देना चाहते हैं, उसको अपने निकटवर्ती समाज का ज्ञान नहीं होता। हम बोस्टन टी पार्टी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन सहारनपुर में क्या होता है, कानपुर में क्या हुआ है, कानपुर के कौन स्वतंत्रता सेनानी थे, इसके विषय में नहीं पढ़ पाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन जब तक ये सौभाग्य में परिणत हो, कभी पाठ्यक्रम हमारा हर जनपद में वहां का लागू हो, तब तक कुछ ऐसे सक्रिय युवा तैयार किए जा सकते हैं या उनको होना चाहिए जो अपने जनपद या अपने क्षेत्र से प्रेम करते हैं, जिन्हें प्रेम है अपनी विरासत से, जिन्हें जिन्हें प्रेम है अपनी जी पुरातन संपदा से। तो ऐसे युवाओं को जी हम साथ में जोड़ के उनको प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। तो देश के किसी भी कोने में कोई किसी के मन में इच्छा हो, किसी युवा के मन में हो, किसी व्यक्ति के मन में, तो वो अपने जनपद पे काम ही शुरू कर सकते हैं। हमसे वो उसका सहयोग ले सकते हैं कि हम इसमें कैसे आगे बढ़े। हम उसको सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। हम उनको अपने साथ में जोड़ने के लिए तत्पर हैं कि वो अपने जनपद पे कैसे काम करें। सबसे महत्वपूर्ण जरूरी जी चीजें हैं जो स्लाइड के माध्यम से आप देखेंगे कि प्रत्येक जनपद में सांस्कृतिक मुहिम ऐसी तैयार होनी चाहिए कि हर जनपद अपने पे गर्व करे। हमें भारत पर गर्व हो, उत्तर प्रदेश पर गर्व हो, साथ के साथ ये जरूरी है कि हम अपने देश पर गर्व करें और अपने जनपद पर भी गर्व करें। तो प्रत्येक जनपद में मुहिम चलनी चाहिए सांस्कृतिक। स्लाइड के माध्यम से देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये धन्यवाद यहाँ पे आ जाता है, कुछ स्लाइड इसमें है, लेकिन मैं इससे पूर्व आपको पिछली स्लाइड दिखाइए। यहाँ से आपको जोड़ के चलना चाहूंगा कि जो पहला चित्र आप देख रहे हैं, ये शाहजहां की शिकारगाह का एक हिस्सा है जो शिकारगाह से कुछ दूर पड़ता है। तो ये पूरा खंडहर हो चुका है था। जो ये काला काला जो है बचा हुआ, ये प्राचीन था, जो ऊपर नया है ये बिल्कुल नया है। तो हमने यहाँ युवाओं को जोड़ा अपने साथ में, समाचार पत्रों के माध्यम से खबरें लिखी, इसकी आवाज उठाई, फिरोजाबाद जो क्षेत्र है उसमें इसकी आवाज उठाई और वो आज ये बच गया है। तो युवाओं को जोड़ने से फायदा हुआ कि ये बच चुका है। तो हम ऐसे ही जी युवाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी प्रशांत।
जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इस तरह के जो प्रयास हैं वही शायद सार्थक हैं, और मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि इतिहासकार तो मैंने व्यक्तिगत रूप से काफी इतिहासकारों से बात की है। मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। लेकिन सही मायनों में सच्चा इतिहासकार वही है जो अपनी जड़ों को तलाशने में निकला हुआ है, जो युवा वर्ग को जोड़ने में निकला हुआ है। तो आपके केंद्र को साधुवाद, आपके कार्यों को बहुत बहुत साधुवाद। अब एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जिस तरीके से आज हर व्यक्ति, शिक्षा रोजगार का भी एक माध्यम है, और हर शिक्षित व्यक्ति रोजगार पाना चाहता है। ऐसे में कहीं एक सवाल मन में आता है कि मैं बीटेक कर रहा हूं, मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं, मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं बी फार्मेसी डी फार्मा कर रहा हूं, या मैं मेडिकल प्रोग्राम बीएमएस कर रहा हूं, बीएड या दूसरे पाठ्यक्रम में कर रहा हूं। तो मैं क्यों जानूं अपनी संस्कृति को, धरोहर को, या अगर मैं जानना भी चाहूं तो क्या उसमें कहीं रोजगार की संभावनाएं भी होंगी? क्योंकि कुछ ऐसे विषय जिन विषयों को पढ़ के रोजगार मिलता है वो तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर हम किसी दूसरे विषय के विद्यार्थियों को अपने साथ कार्य में संलग्न करते हैं तो कहीं इस तरह के कार्य हमें रोजगार की तरफ भी लेके जाते हैं या नहीं? जी जी राजीव जी। बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल युवाओं के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं बताऊंगा कि इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। जिस जी क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ, तो ये मानिए कि उस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। किसी बहुत अच्छे राइटर की कहावत है कि जो पहाड़ खोदा ही नहीं गया, तो वो हो सकता है खनिजों से बहुत भरा हुआ हो। तो एक चीज ये है कि ग्रामीण पर्यटन, हम ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। हम अपने जो पुरातन जो हमारे खाद्यान्न थे, उनको परोस सकते हैं। आज खाने में जैसे रुचि है लोगों की, ग्रामीण पर्यटन में बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में ये चीजें बहुत कम है। जो दक्षिण भारत की तरफ अभी ग्रामीण पर्यटन का एक स्वरूप सामने आया है, तो ये बड़ा अच्छा है। तो हम भी ग्रामीण पर्यटन की ओर यहाँ से बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे इस आर्कोलॉजी में तो बहुत संभावनाएं हैं। अभी तो प्रत्येक जनपद में ही काम करने वाले लोग कम हैं। तो आर्कोलॉजी के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। इतिहास में बहुत संभावनाएं, इतिहास में एक सीधी संभावना है शिक्षक बनने की। लेकिन शिक्षक के इतर शिक्षक भी अगर बन जाए विद्यार्थी इतिहास के, तो क्या उन्हें इतिहास पे अपने क्षेत्र के काम नहीं करना चाहिए? कितने जी जो इतिहास में शिक्षक बनता है उसको काम करना चाहिए, उसको इस मुहिम को थामना चाहिए। तो इतिहास में शिक्षक का क्षेत्र हो गया, पर्यटन को हो गया, पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। अब आपको ये बताऊं कि सहारनपुर में 3 झरने हैं जो बड़े प्रवाहित रहते हैं 6 महीने करीब। तो पर्यटन की तो जी। संभावनाएं हैं, लेकिन उसको डेवलप किया जाए, उनके साथ में जुड़ा जाए, प्रशासन और शासन को साथ लिया जाए, तो युवाओं के लिए बहुत सारा क्षेत्र खुला हुआ है, बहुत सारी संभावना है। जी विशाल। जी जी। राजीव जी, अभी आपने अपनी वार्ता में एक लोक कला का जिक्र किया, मधुबनी, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छाई हुई है। और हमने बहुत सारी ऐसी साड़ियां देखी हैं जिन पे मधुबनी चित्र चित्रित हैं, और वहां आसपास के लोगों को उससे रोजगार भी मिला है। तो जी क्या भविष्य में हमारी जो लोक कला सांझी जिसका आपने जिक्र किया, इस लोक कला सांझी को केवल और केवल जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, उससे अलग कहीं हम इसे अपने व्यवसाय के साथ, कार्य के साथ, और इसे भविष्य के साथ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। मधुबनी के साथ साथ एक आर्ट और है कोहबर। तो कोहबर ने जी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम बनाया है। तो मधुबनी और जी कोहबर की तरह ही ये सांझी है। इसका एक पैटर्न है, एक तरीका है इसको छापने का। देखिए आज लोक कला से जो रंगे हुए कपड़े हैं वो युवतियां पहनना पसंद करती है। तो हम देखते जी हैं कि मधुबनी के बहुत सारे टप्पे बन चुके हैं और वस्त्र बहुत बनते हैं। तो इस क्षेत्र में तो बहुत संभावना है कि सांझी के क्षेत्र में, सांझी के खास एक और बात बताऊं आपको मैं, सांझी में जो आ, सांझी जो अपने आभूषण पहनती है वो मिट्टी के बने होते हैं। तो जी मिट्टी के आभूषण में भी एक नया क्षेत्र है। अगर मिट्टी के आभूषण बनाए जाएं और उनको पकाया जाए, इसको टेराकोटा बोलते हैं। इस क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं कि इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो हम सांझी के जो परंपरागत जो वेशभूषा है और उसको हम ले साथ में उनकी जो
वस्त्र विन्यास है और उनके साथ में आभूषण है, आभूषणों को हम ले तो इस क्षेत्र में भी रोजगार की बहुत संभावना है। जी धन्यवाद। आज के इस संवाद से एक बात तो बड़ी साफ हुई कि हम चाहे किसी भी विषय के विद्यार्थी हों, और अभी तक केवल हम ये समझते आए हैं कि इतिहास और विरासत जैसे शब्द केवल और केवल ऐसे ही पढ़ने के लिए हैं, रोजगार परक नहीं है। इसमें कहीं हमारे प्रोफेशनल जो अप्रोच है वो शामिल नहीं होती। लेकिन आज आपके साथ बात करके ये बड़ा मतलब समझ आया कि हम अपने युवाओं को, अपनी लोक कलाओं को, अपनी लोक संस्कृति को रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जिसका आपने जिक्र किया। साथ में हमारी लोक कला सांझी को हम बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपका ये केंद्र विरासत युवाओं के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहा होगा और कार्य करेगा भी। मैं इन सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस पूरे संवाद कार्यक्रम में जो भी प्रश्न आपके मन में हो वो आप पूछ सकते हैं। राजीव जी, इस पूरी यात्रा में आपने जब इस यात्रा को प्रारंभ किया और साथ में आपने विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम किया, तो इसमें कुछ ऐसी दिक्कतें भी आपके साथ आई होंगी जिसने आपके सोचने को अलग दिशा में वो लेके चला गया। तो कुछ ऐसी व्यक्तिगत समस्याओं का आपने सामना किया, या कुछ ऐसे अवसर भी आए होंगे जहां से आपको लगा होगा कि हाँ, मैं सही दिशा में और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चल रहा हूँ। जी राजीव जी। सर, दिक्कतें तो हमेशा रहती हैं। जब आप कुछ हटकर करना चाहते हैं, जो मन की बात करना चाहते हैं, मन की यात्रा पे आप जाना चाहते हैं, तो दिक्कतें हमेशा रहती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो जी यही बात है कि लोग सोचते हैं कि इस क्षेत्र में रोजगार नहीं है और जी संभावनाएं नहीं है, उसमें कैसे बढ़ा जाए। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करके ही आप समाज के बीच में मिसाल कायम कर सकते हैं। देखिए, पेट तो जानवर भी भरते हैं, इंसान जी कुछ और करने के लिए बना है। अगर हमारा उद्देश्य कुछ और करने का नहीं है, समाज ने जो दिया है उसको लौटाने का नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। तो मैं तो चाहता था कि मैं अपना विरासत, इतिहास और सब इन चीजों को अपना जीवन अपना समर्पित कर दूं। उन्हीं की यात्रा में मैं निकला हूँ। छोटी-छोटी दिक्कतें आई और जब कैमरा लेके मैं जंगल में निकलता तो समस्याएं कई वहां रहती, लेकिन सर कोई दिक्कत नहीं है। हजारों सैकड़ों अपने क्षेत्र की यात्राओं में वो जो आनंद आया वो उन दिक्कतों से कहीं ऊंचा था, कहीं बड़ा था। तो बस वो दिक्कतें दूर रही जब वो आनंद सामने आया। जी प्रसाद जी जी जी। राजीव जी, आपने सहारनपुर को लेके बहुत ज्यादा काम किया है। आपकी जन्म स्थली सहारनपुर है, आपकी कर्म स्थली सहारनपुर है। सहारनपुर के साथ साथ जो आसपास के जनपद हैं वहां तक इस यात्रा का विस्तार हम लेके चले। सहारनपुर से लगा हुआ हरियाणा में बहुत सारे सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम कार्य हुए हैं। जैसे हम देखते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में धरोहर के नाम से एक पूरा केंद्र वहां पे है, म्यूजियम है वहां पे, बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार वहां पे गया हूँ। तो कुछ इस तरह की योजना भी हमारे केंद्र की है कि भविष्य में हम शोभित यूनिवर्सिटी गंगोह के विरासत केंद्र में कुछ इस तरह का भी कार्य हम करें, ताकि लोगों को विश्वविद्यालय को जानने का, समझने का और विश्वविद्यालय के कार्यों को जानने समझने का अवसर मिले, और अपनी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इतिहास और धरोहर है उसको हम संरक्षित सुरक्षित कर सकें। क्या इस दिशा में भी आपका केंद्र कार्य कर रहा है? जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल हम कर रहे हैं इस क्षेत्र में काम। असल में प्रशांत जी बात ये है कि एक जनपद जैसे सहारनपुर है, इसकी जी जो सीमाएँ हैं वो राजनीतिक सीमाएँ हैं। लेकिन जो इसकी सांस्कृतिक सीमाएँ हैं वो बहुत दूर तक हैं। यहाँ हम कुरुक्षेत्र तक जा सकते हैं, उधर दिल्ली तक जा सकते हैं। तो एक सांस्कृतिक जो हमारा पूरा पटल है, इसमें उत्तराखंड का भी हिस्सा आता है, इसमें दिल्ली का कुछ जी हिस्सा आता है, इसमें हरियाणा भी जुड़ता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद तो है ही है। तो हम इन सब जी पर भी सांस्कृतिक अध्ययन कर रहे हैं और इन अध्ययनों के साथ में हम ये देख रहे हैं कि इस प्राचीन भूमि पर जो महत्वपूर्ण जो चीजें रही हैं उनको हम अपने विश्वविद्यालय में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, हम अपनी विरासतों को वहां कैसे दिखा सकते हैं। जी, शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से राजीव जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, और जिस
अच्छे तरीके से शोभित विश्वविद्यालय गंगो का यूनिवर्सिटी हेरिटेज रिसर्च सेंटर कार्य कर रहा है। मैं राजीव जी को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, और खास तौर पे मैं युवाओं को, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको संदेश देना चाहूंगा कि विरासत, जी हमारी आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको हम बचाने के लिए सजग रहें, लोगों को जागरूक करें। जी राजीव जी, आप हमारे साथ कुछ क्षण के लिए। जी जी। जी मैं जी बताना राजीव जी, चाहूंगा कि अपनी बात। हम शोभित विश्वविद्यालय में जो विरासत हेरिटेज सेंटर है, तो भविष्य में हम यहीं पे कुछ ऐसी चीजें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जनपद और आसपास के जनपदों के विद्यार्थी और युवा यहाँ आए और वो सीखे कि अपनी वो विरासत को कैसे बचा सकते हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं, वो कैसे अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं, वो कैसे जीवन भर कोई दूसरा काम करे, वो हमसे जुड़कर अपनी भावना को हमसे जोड़कर रख सकते हैं और इस सांस्कृतिक आंदोलन को हम एक गति दे सकते हैं। जी प्रशांत जी। जी, आज के इस संवाद कार्यक्रम में मुझे कुछ बातें, जिनका जो निष्कर्ष के रूप में मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा, वो ये है कि आपने एक प्रश्न उठाया कि हम अपने जो लोकल हिस्ट्री है उसको हमारे करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। तो अभी जो नई शिक्षा नीति है वो इस दिशा में हमें लेके जाती है, और नई शिक्षा नीति ये कह भी रही है कि जो लोकल इश्यूज हैं, लोकल करिकुलम को डेवलप करने का जो लोकल कंटेक्स्ट है उसको शामिल किया जाना चाहिए। तो शायद आपकी आवाज सरकार ने सुनी है, और नई शिक्षा नीति इस दिशा में काम कर रही है, और बहुत जल्द ही शायद जो क्षेत्रीय इतिहास है, क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं, उनको करिकुलम का पार्ट बनाया जाएगा। एक बात तो ये, आपके भित्ति चित्रों को देखकर मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हुई, बड़ी खुशी हुई कि जिस तरीके से आपने उनको संरक्षित किया है। तो एक आप कह ही रहे हैं कि एक म्यूजियम के माध्यम से वो सभी के लिए समय के साथ साथ अवेलेबल हो जाएंगे। आपका केंद्र, हम शोभित विश्वविद्यालय गंगो, इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। तो आज इस संवाद के माध्यम से हमने जाना कि हमारी विरासत हमारा गौरव क्यों है। हमने जाना कि इस विरासत से हम युवाओं को कैसे जोड़ सकते हैं, और हमने जाना कि किस तरह से हम पाठ्यक्रम, जो अब नई शिक्षा नीति के बाद पाठ्यक्रम नए तैयार होंगे, उसमें हमें इन विषयों को किस तरीके से शामिल करना चाहिए, जो कि रोजगार के साथ भी हमें जोड़ सकते हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके केंद्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो पुनीत कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य आप कम से कम अपने साथ 100 राजीव अपने साथ लेके चलें, तो हम एक बहुत अच्छे सुंदर भारत का निर्माण कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नमस्कार। धन्यवाद।